जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष ग्लोबल स्टडीज में। मैं हूं सुभाष यादव। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। वह खिलजी वंश जिसका समय देखा जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे कम कार्यकाल किसका है? खिलजी वंश के शासकों का, 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। ठीक है, लगभग 30 वर्ष। और साथ ही साथ जो विभिन्न विभाग अस्तित्व में इनके समय में आए, केंद्र पर एक अस्थाई सेना रखी गई, बाजार नियंत्रण व्यवस्था इतनी बेहतरीन थी खिलजियों की, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी की बात मैं कर रहा हूं कि आज 2026 में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन देखा जाए इतना भ्रष्टाचार है, साथ ही साथ व्यापारी कम तौलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। ये खिलजी के समय नहीं था, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के, जैसा कि आप आगे अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ स्थापत्य कला के तहत विभिन्न इमारतें अस्तित्व में आती हैं। विभिन्न विद्वानों को इन्होंने राज दरबार में संरक्षण दिया, जिससे साहित्य का भी बहुत विकास हुआ। तो ये सब जो पहलू हैं, इनको समेटते हुए हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है विषय विशेषज्ञ बनना नहीं। जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है उसको आप कर लीजिए, आप सिलेक्शन अपना ले लिए, बस इतना ही है उद्देश्य। ठीक, और वीडियो भी बहुत लंबे नहीं रहेंगे, 10-15 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट बहुत हुआ। प्रयास मैं छोटा ही वीडियो बनाने करूंगा, क्योंकि आप भी उब जाते हैं कि अरे यार इतना लंबा हो गया है, जैसे कि बहुत सारे वीडियो 30-35 मिनट के भी रहे हैं मेरे और सब। खैर, यहां पर ध्यान दें। खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। खिलजी वंश का समय है क्या? 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी, लगभग 30 वर्ष। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल क्या है? खिलजी शासकों का है। और इन्हीं के समय तुर्क दक्षिण भारत में भी प्रवेश करते हैं, जो कि आप आगे देखेंगे। तो इस जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने क्या किया? 13 जून 1290 ईस्वी को अपूर्ण किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक कराता है। अब इसके पहले पूर्व सुल्तान जो कैकुबाद था, कैसे अपाहिज हो गया, उसका 3 वर्षीय बेटा क्यूमर्स को कैसे शमसुद्दीन नाम से राज सिंहासन पर अमीरों ने आसीन किया था, ये सब पिछले वीडियो में मैंने दिया है, शुरुआती दौर में खिलजी एक परिचय। ठीक है, यहां पर ध्यान दें। उस समय सुल्तान की उम्र थी 70 वर्ष। और हाँ, एक बात ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में देखा जाए खिलजियों की बात, तो किसी ने भी सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से लेने की आवश्यकता नहीं महसूस की। ये तलवार के दम पर, यानी शक्ति के दम पर राज सिंहासन पर आसीन होते हैं, और जब तक इनकी बाजुओं में दम रहा, तलवार में ताकत रही, तब तक ये राज सिंहासन पर रहे। और जैसे ही ताकत समाप्त होने लगी, ये भी सिंहासन से बेदखल कर दिए गए। खैर, यहां पर देखें, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक नया विभाग स्थापित किया था, जिसका नाम क्या है? दीवान वकूफ विभाग। और इसको भैया देखो, यहां पर मैं स्टार बना दे रहा हूं डबल, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सुमेलित करने को आता है। एक तरफ विभाग रहेंगे, दूसरी तरफ सुल्तानों के नाम रहेंगे, और नाम एकदम सीधे नहीं ऊपर नीचे रहते हैं, कि उन्हें कैसे करना रहेगा। तो ये सब मैं आगे टेस्ट पेपर के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ठीक, यहां पर देखें, दीवाने वकूफ विभाग। इस विभाग का उद्देश्य था व्यय के कागजातों की देखभाल करना, यानी केंद्र से जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न मदों में धन दिए जाते थे, वो धन खर्च कितना हुआ, बचा तो वापस किया गया कि नहीं, अगर पूरा खर्च हो गया, केंद्रीय कोष से और धन ले जाया गया, तो उसका क्या हुआ, ये कोई लेखा जोखा अभी तक नहीं रहता था, कोई आंकड़ा नहीं रहता था। इसी प्रकार विभिन्न इक्ताओं की इक्तादारों को जो धन केंद्र से मुहैया कराया जाता था विभिन्न कार्यों हेतु, उसका भी लेखा जोखा नहीं रहता था। आप जानते ही हो कि इक्ता माने क्या होता, सूबा या प्रदेश।
सुल्तान द्वारा वहां नियुक्त प्रमुख पदाधिकारी क्या कहलाता था? इक्तादार। ये सारा आंकड़ा लेखा जोखा रखा गया किस विभाग द्वारा? दीवाने वकूफ विभाग। अब अगला देखिए, यहीं से टर्निंग पॉइंट होता है। मंगोल आक्रमण। मंगोलों ने 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण किया, ठीक है। और ये जो मंगोल आक्रमण हुआ था, इसी में चंगेज खां का वंशज उलगू भी अपने खास सैनिकों को लेकर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने आया था, ठीक। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा यानी दिल्ली सल्तनत की उत्तरी पश्चिमी सीमा से जैसे ये प्रवेश करता है, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी अपनी सेना लेकर उसका सामना करने के लिए खड़ा है। पहले छुटपुट युद्ध कुछ होता है हल्का। अब इसके बाद सुल्तान के कार्य देखिए, ये क्या करता है, अब्दुल्ला खां के पास संदेशवाहक भेजता है कि भाई देखो, खून खराबे में कुछ रखा नहीं है, तुम लूटपाट ही करने आए हो ना, तो मैं धन वैसे ही दे रहा हूं, लेकर चले जाओ, क्या खून खराबे में रखा है, ठीक है। और अपने बचाव के लिए क्या कहा कि मुसलमानों का खून बहेगा। अरे मुसलमान का मैं ये नहीं चाहता हूं एक बाल भी टूटे, हर मुसलमान सुरक्षित रहे। ये इससे पता चलता कि अब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कुशल सेनापति नहीं रह गया था, ना कुशल योद्धा रह गया था, यानी रणनीतिकार बिल्कुल नहीं रह गया था, ठीक। और अब्दुल्ला खां को अच्छी खासी धनराशि देकर वापस भेज देता है। लेकिन जो चंगेज खां का वंशज उलगू हिंदुस्तान में इस सेना के साथ प्रवेश कर गया था, अपने 4000 समर्थकों के साथ हिंदुस्तान यानी दिल्ली सल्तनत में रहने का निश्चय करता है और सुल्तान उसे इजाजत दे भी देता है। सुल्तान ने इसे दिल्ली के निकट बसने की इजाजत दे दी और उलगू और उसके समर्थक जो थे, इन्हें भारतीय इतिहास में देखा जाए नवीन मुसलमान नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? नवीन मुसलमान। ये हो गया। अब ये वाला भाई साहब जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मंगोल आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल यहां पर आप देखिए दक्षिण भारत का एरिया है, ये क्या है? दक्षिण भारत का ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं। और दक्षिण भारत में है देवगिरी राज्य, जहां का शासक था राजा रामचंद्र देव। जब अलाउद्दीन खिलजी हम लोग अध्ययन करेंगे तो देवगिरी है, होयसल है, तेलंगाना, पूरा मैप बना करके वहां बताएंगे। बहुत हल्की सी जानकारी आपको देना है, ठीक है। राजा रामचंद्र देव, घटना यह है कि कारामानिकपुर जानते हैं ना? अरे इलाहाबाद से बांदा की तरफ जाइए तो रास्ते में मानिकपुर पड़ता है, तो वही कारामानिकपुर उसे कहा गया है। तो कारामानिकपुर का इक्तादार था अली गुरसाप, जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी नाम से जाना गया है। अली गुरसाप सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा भी था और उसी से इसने अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया था, क्योंकि इस्लाम धर्म में जानते हैं कि दूध बराव माना जाता है, यानी पिता एक ही है और पत्नियां अलग अलग उसकी हैं, एक का बेटा एक का बेटी वो शादी कर सकते हैं, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं माना जाता, भाई बहन माने जाते हैं एकदम। तो यहाँ इस्लाम में ऐसा चलता है, शादी का दूध बराव माना जाता है। तो ये उस तरह से हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो जलालुद्दीन जो है अली गुरसाप का चाचा होता है, वो उसका भतीजा होता है। अब हिंदू धर्म में तो हो ही नहीं सकता ऐसे भैया शादी, लेकिन इस्लाम धर्म में हुआ है और आज भी होता है भाई, उसमें है नियम। खैर, तो सुल्तान ने क्या किया था, अपने भतीजे अली गुरसाप से अपनी बेटी का भी विवाह कर दिया था और कारा मानिकपुर का उसे इक्तादार नियुक्त कर दिया था, ठीक। अब ये जो अली गुरसाप था बहुत तेज दिमाग का था। एकाध दो घटनाएं भी घटित हुई थी सुल्तान के समय। अब उन घटनाओं को जिक्र करने का मतलब वो फालतू है,
खाली परीक्षा में नहीं पूछा जाए वीडियो बड़ा बनेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, जब एक आध दो घटनाएं घटी और सुल्तान ने देखा कि भाई इसने राज्य के कानूनों का उल्लंघन किया है, मेरे खिलाफ इसने विद्रोह किया, इसके बाद भी इसने माफ कर दिया। और जब माफ कर दिया तो अली गुरसाप को लगा कि सुल्तान की इन भावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। 70 वर्ष का सठिया गया है, अब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसीलिए उसने क्या किया, सुल्तान से राजस्थान में स्थित चंदेरी राज्य पर आक्रमण करने की इजाजत ले ली कि दिल्ली सल्तनत का वहां तक विस्तार करना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा बहुत अच्छी बात है, और अली गुरसाप सेना लेकर चंदेरी राज्य पर आक्रमण हेतु चला गया। और चंदेरी जो राजस्थान में पड़ता, वहां के शासक को आसानी से पराजित कर दिया, कब्जा कर लिया और लूटमार किया। लेकिन इधर इसने क्या चालाकी की, अपने भाई अलमास बेग को दिल्ली भेज दिया कि सुल्तान को तुम गफलत में रखो कि मैं चंदेरी राज्य के विरुद्ध अभियान में व्यस्त हूं। लेकिन ये अपनी सेना लेकर वहां से कहां चल देता है, दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत जब तुम आ रहे हो तो राज्य और राज्य पड़ेंगे रास्ते में। तो ये अफवाह फैला दिया था कि सुल्तान की नीतियों से मैं बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता हूं, एकदम खफा हूं, इसीलिए रोजी रोटी की तलाश में मैं दक्षिण भारत जा रहा हूं। जो भी राज्य मुझे अपनी सेवा में रख लेगा, अपने समर्थकों के साथ, यानी जो मेरे सैनिक हैं, उसकी ईमानदारी से हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे, ये कहता गया। और वहां से ये जब पहुंच जाता है चंदेरी राज्य की सीमा पर, जब ये पहुंच गया, कहां पहुंच गया, चंदेरी राज्य की सीमा पर, अब इसने अपना तेवर दिखाना शुरू किया। भाई पूरा सैनिकों का शिविर लग गया। इसने कहा कि सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने दिल्ली से विशाल सेना चंदेरी राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजी है। उस सेना की एक अग्रिम छोटी सी ये टुकड़ी है, जबकि पीछे कोई सेना नहीं थी। और दक्षिण भारत के राज्यों में देखा जाए तो ये जो देवगिरी राज्य है ये बहुत ही शक्तिशाली था। ठीक है, ये देवगिरी राज्य क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था। सॉरी, अभी भूल से मैं शायद चंदेरी कहा गया था। तो उसने क्या कहा, अली गुरसाप ने, कि सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने विशाल सेना देवगिरी राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजी है। उस सेना की एक अग्रिम छोटी सी ये टुकड़ी है और विशाल सेना जो मुख्य सेना है पीछे आ रही है, ये कहा। और तुर्कों का ये दक्षिण भारत में पहला प्रवेश था। जो हिंदू थे वहां एकदम सब हतप्रत थे, करीब तुर्क, इनके बारे में भाई वो लोग जानते भी ज्यादा नहीं थे, बस इतना था कि बहुत खूंखार होते हैं, बहुत लड़ाकू होते हैं। ठीक है, ये अफवाह फैला दिया। इधर देवगिर के शासक राजा रामचंद्र देव का बेटा सिंहण देव सीमा पर साम्राज्य विस्तार हेतु सेना लेकर युद्ध करने गया था। यानी देखा जाए केंद्र में सेना भी नहीं थी। अब राजा रामचंद्र देव को लगा कि भाई अब इसमें तो यही किया जा सकता है कि अपने समर्थकों के साथ मैं दुर्ग में सुरक्षित हो जाऊं। ठीक, दरवाजा बंद कर दिया जाए दुर्ग का, क्योंकि दुर्ग जो होता था उसमें खाद्य सामग्री, हथियार, सैनिकों को रहने की व्यवस्था, सब कुछ होता था। ठीक है, लेकिन जब रसद के द्वार खोले गए, जहां पर रसद सामग्रियां रखी थी, तो दाल, गेहूं, चावल के बोरों में नमक भरा मिला। इससे पता चलता क्या भ्रष्टाचार था राजा रामचंद्र देव के राज्य में। अंततः मजबूर होकर इसने आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया और संदेशवाहक भेज भी दिया अली गुरसाप के पास। लेकिन इसका बेटा सिंहण देव जो राज्य की सीमा पर युद्ध करने गया था, उसे पता चला कि तुर्कों ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया देवगिर पर, अतः वहां से ये सेना लेकर फिर वापस आता है और इसने स्पष्ट कहा कि कोई संधि नहीं होगी, युद्ध होगा। अब अलाउद्दीन उर्फ अली गुरसाप को लगा, करी यार
ये हिंदुओं की बहुत बड़ी सेना है, मेरी सेना तो बहुत छोटी सी है, इनके सामने कैसे टिकूंगा। तो दोस्तों ये एक शेर है बहुत चर्चित कि मुश्किलें दिल की राधे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जब विषम परिस्थिति होती है ना, तभी आपकी सही परीक्षा होती है। अलाउद्दीन उर्फ अली गुरसाप ने क्या किया, जब निश्चित हो गया कि युद्ध होना है और तुर्कों की शक्ति का मुख्य आधार क्या था, घुड़सवार सेना, ठीक, इसने लगभग 1000 सैनिक, कितने, 1000 घुड़सवार सैनिक अपने बहुत ही विश्वास पात्र सरदार जिसका नाम था जलेसरी के नेतृत्व में शिविर में छोड़ दिया और सारी सेना को लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इसने जलेसरी को आदेश दिया कि घुड़सवार सैनिकों को एकदम तैयार रखो। घुड़सवार सैनिकों मतलब घोड़े पर जीन और सैनिक एकदम तैयार युद्ध करने के लिए 1000 रहे। अगर मेरी सेना पराजित होने लगेगी वहां, तो मैं कुछ घुड़सवारों को भेजूंगा तुम्हें संदेश देने के लिए, तो तुम जो हो जहां युद्ध हो रहा वहां नहीं आना है, नहीं, उसकी उल्टी दिशा में घुड़सवारों को पूरा राउंड में घुमाओगे दूर तक। ये घुड़सवार जो हैं घोड़े पर बैठे एकदम दूसरी साइड में दूरी तक, कम से कम 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक इतनी तेजी से घोड़े दौड़ाएं कि घोड़ों की टापें जब जमीन पर पड़ेंगी तो धूल उड़ेगी, और जब धूल उड़ेगी तो ये हिंदू सैनिक हैं, इनको लगेगा कि दिल्ली से भेजी गई मुख्य सेना आ गई, और ये अपना आत्मविश्वास खो बैठेंगे। माइंड से युद्ध ये जीता जाएगा, दिमाग से। जलेसरी ने कहा ठीक। जब युद्ध शुरू हुआ और घंटे भर भी युद्ध नहीं चला, क्योंकि तब भी इनके पास सेना बहुत विशाल सेना थी हिंदुओं की। शंकर देव भी सेना लेकर के आ गया था दक्षिण भारत से, शंकर देव सिंहड़ देव, इसका बेटा जो रामचंद्र देव का था। इनकी सेना पराजित होने लगी। अली गुरसाप और अलाउद्दीन की तुरंत ये संदेश वाहक भेजा। अब उधर जलेसरी के नेतृत्व में घुड़सवार सैनिकों ने क्या किया, घोड़ों को दूसरी तरफ इतनी स्पीड से दौड़ाना शुरू किया कि एकदम पूरा आकाश देखा जाए धूल से एकदम छा गया। लगा करी ये तो बहुत विशाल सेना कई किलोमीटर तक आ रही है, दिल्ली से भेजी गई सेना है, इसके सामने हम कहां टिकेंगे। अतः वही जो हिंदू सैनिक अभी तक बहादुरी से लड़ रहे थे, युद्ध जीतने की कगार पर थे, आत्मविश्वास खो बैठे। इसलिए कहा गया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आत्मविश्वास खो बैठे, पराजित हो गए। अली गुरसाप अकूत संपत्ति लूटा, भयंकर लूटमार किया, और यहां से सारी की सारी संपत्ति लेकर के कारा मानिकपुर चला गया, क्योंकि बहुत धनाढ्य राज्य था ना ये। उधर उसका भाई अलमास बेग सुल्तान को अभी एक गफलत में रखा था कि अलाउद्दीन राजस्थान में स्थित चंदेरी राज्य के अभियान में चंदेरी राज्य के अभियान में व्यस्त है, वहां युद्ध कर रहा है, लेकिन ऐसा तो था नहीं। और जब बरीदों यानी गुप्तचरों से सुल्तान को पता चला, तो उसका भाई अलमास बेग भी क्या है, उसका भाई यानी अली गुरसाप का भाई कारा मानिकपुर भाग आया। अब इधर अली गुरसाप ने सुल्तान के पास संदेश वाहक भेजा कि मैं बहुत भयभीत हूं, बिना आपसे आदेश लिए मैं दक्षिण भारत के देवगिर राज्य पर आक्रमण करने चला गया। मेरे मस्तिष्क में था कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो और सुल्तान का नाम की और शोहरत बढ़े चारों ओर, इसीलिए गया था। मुझे माफ कर दीजिए, जो भी धनराशि लाया हूं वहां से लूट करके सब आपको मैं दे रहा हूं, बस कृपा करके कारा मानिकपुर आ जाइए, यही मुझे माफ कर दीजिए। तो सुल्तान के सलाहकारों ने कहा देखिए चालाकी चल रहा है, धूर्तता कर रहा है। अरे प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास जाता है। गलती इसने किया है तो माफी मांगने यहां आए ना, ये क्या हो रहा। सुल्तान ने कहा, क्योंकि सठिया तो गया ही था, इतनी उम्र थी, कहा नहीं बच्चा है डर रहा होगा।
और अपनी सेना लेकर के ये कारामानिकपुर की तरफ सुल्तान चल देता है। और जब कारामानिकपुर की तरफ जाता है, अब अली गुरसाप ने चालाकी की कि जो नदी थी, नदी की दूसरी तरफ अपनी सेना लेकर चला गया और सुल्तान की सेना इधर। अब फिर इसने संदेशवाहक भेजा कि सुल्तान एक नाव पर बैठकर अपने खास 5 लोगों के साथ आए, मुझे माफ कर दें इस साइड, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अपनी सेना को युद्ध पद्धति में खड़ा किया था। जब संदेशवाहक ने सुल्तान से कहा, फिर सुल्तान के सलाहकारों ने कहा कि सुल्तान वो धोखा कर रहा है, लेकिन सुल्तान ने कहा, करी मेरा भतीजा है, दामाद है, ऐसा थोड़ा करेगा है? और 5 लोगों को कहा तुम लोग भी नाव में बैठो। वो बीच बेचारे जानते थे कि मरना हईबे करे, क्या करते, सुल्तान कहा वो भी बैठे। और जब नाव से नदी इस पार आए, फिर उसने संदेशवाहक भेजा कि उन 5 लोगों को वहीं रोक दीजिए, आप अकेले आइए और कोई हथियार वगैरह लेकर नहीं आएंगे, तलवार वगैरह लेकर के कुछ मत आइए हथियार, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सुल्तान ने उनसे कहा कि भाई यहीं रुक जाओ, मैं अकेले जाता हूं। उन लोगों ने फिर कहा कि सुल्तान धोखा कर रहा हो, लेकिन सुल्तान तो एकदम सठिया ही गया था। खैर, सुल्तान जब पहुंचता है, अली गुरसाप उसके चरणों में गिर पड़ता है, कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। सुल्तान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं है। और जैसे सुल्तान वापस लौटने हुआ, तुरंत अली गुरसाप ने सुल्तान पर वार किया, एकदम पूरा तलवार से। सुल्तान घायल हो गया और ये कहता हुआ भागा कि धूर्त अली गुरसाप, तूने ये क्या किया। अंततः कुछ और सैनिकों ने सुल्तान को पकड़ लिया, सुल्तान को मार डाला गया। इस तरह से देखा जाए 1296 ईस्वी में कारामानिकपुर में एक षड्यंत्र के तहत जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी मारा जाता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जिससे प्रश्न बनता ही बनता विभिन्न परीक्षाओं में। थैंक यू सो मच।